गुड मॉर्निंग बच्चों। कोलाइडल सॉल्यूशंस के वर्गीकरण के पश्चात अब हम इनके निर्माण की विधियां, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है वो पढ़ेंगे। किसी कोलाइडी विलयन के निर्माण की क्या क्या विधियां हैं। तो विधियों में जितनी भी विधियां हम पढ़ते हैं, सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना है कि हम जितनी भी विधियां पढ़ रहे हैं वो किसी द्रव विरोधी कोलाइड की पढ़ रहे हैं। क्योंकि द्रव स्नेही कोलाइड को बनाना तो आसान होता है। मैंने आपको द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर बताया है। द्रव स्नेही कोलाइड को बनाने के लिए आपको परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में केवल मिलाना है। परिक्षिप्त प्रावस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाओ, विलयन को हल्का सा शेक करो, मिक्स करो, आपका विलयन तैयार हो जाएगा। तो वहां एक पॉइंट लिखवाया है कि द्रव स्नेही विलयनों को तैयार करने के लिए विशिष्ट विधियों की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु द्रव विरोधी में ऐसा नहीं है। द्रव विरोधी कोलाइडी विलयनों में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम, इनके बीच जो आकर्षण बल होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए ये दोनों एक साथ जुड़कर रहना ही नहीं चाहते। और इसीलिए मैंने बताया था कि इनको जोड़े रखने के लिए अपने को स्थायी कारक की आवश्यकता भी पड़ती है। चूंकि आकर्षण बल कम है तो हम इनको सामान्य विधियों से नहीं बना सकते और इनके निर्माण के लिए अपने को विशिष्ट विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। विशिष्ट विधियों में हम जितनी भी ये विधियां हैं उनको दो प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं। एक को हम बोलते हैं डिस्पर्जन विधियां, डिस्पर्जन मेथड, परिक्षेपण विधियां, और एक को हम बोलते हैं संघनन विधियां, कंडेंसेशन मेथड। डिस्पर्जन मेथड में और कंडेंसेशन मेथड में, जिसको हिंदी में कहते हैं परिक्षेपण विधियां और संघनन विधियां, इन दोनों में क्या फर्क है? तो फर्क ये है कि जो परिक्षेपण विधियां होती हैं उसमें तो हम क्या करते हैं कि ऐसे कण जो कोलाइडी आकार से भी बड़े हैं उनको ब्रेक करते हैं, उनको तोड़ते हैं और बड़े कणों को तोड़कर कोलाइडल रेंज में लेकर आते हैं। परंतु जो संघनन की विधियां होती है उनमें हम क्या करते हैं, उनमें ऐसे कण जो कोलाइडी आकार से भी छोटे हैं, यानी जो वास्तविक विलयनों के कण होते हैं, जो आपने बहुआण्विक कोलाइड में पढ़ा था, मिसेल कोलाइड में पढ़ा था, जिनमें अवयवी कण 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। तो उनमें क्या होता है, कण आपस में जुड़ करके आपस में संगुणित होकर पुंजित होकर कोलाइडी कणों का निर्माण करते हैं। तो जब बड़े कणों को तोड़कर हम कोलाइडल रेंज में लेकर आते हैं वो तो है परिक्षेपण। और जब छोटे कणों को परस्पर जोड़कर हम कोलाइडी कण बनाते हैं वो है संघनन। तो कुछ ऐसी विधियां हैं जो परिक्षेपण की है, जिनमें बड़े कणों को तोड़कर हम कोलाइडल रेंज में लाएंगे, और कुछ ऐसी विधियां हैं जो संघनन की विधियां हैं, जिनमें हम छोटे कणों को संगुणित करके और कोलाइडल कण बनाएंगे, कोलाइडी कणों का निर्माण करेंगे। तो टोटल दो तरह की विधियां हो जाती हैं। पहले अपन बात करेंगे परिक्षेपण विधियों की। परिक्षेपण विधियों में कौन कौन सी विधियां हैं बेटा, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। परिक्षेपण विधियों में हम जो सबसे पहले विधि पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं मैकेनिकल मैकेनिकल ये मैकेनिकल है डिस्पर्जन। पहली विधि है मैकेनिकल डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब परिक्षेपण। मैकेनिकल डिस्पर्जन यानी यांत्रिक परीक्षण, परिक्षेपण, इसको हम यांत्रिक परिक्षेपण भी कहते हैं। हिंदी में बात करूं तो यांत्रिक परिक्षेपण। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो कण कोलाइडी कणों से बड़े हैं, जो कण
कोलाइडी कणों से बड़े हैं उनको ब्रेक करते हैं, उनको तोड़ते हैं, और तोड़ने के लिए कोलाइडल चक्की काम में लेते हैं। कोलाइडल मिल, मिल का मतलब चक्की, जैसे आटा पीसने की चक्की होती है, ऐसे ही हम यहाँ पर कोलाइडल मिल काम में लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली दो पहिए होते हैं। मान लो ये दो, एक पहिया है, ये एक पहिया है, और दोनों की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होता है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा होता है। दो ब्लेड मान लो इसको आप, ये दो ब्लेड हैं, दो पहिए हैं। तो जब ये ब्लेड, ये एक ब्लेड और ये सपोज करो दूसरी ब्लेड एक दूसरे के ऊपर है, और जब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती हैं और एक क्लॉकवाइज घूमती हैं, विपरीत दिशा में घूमती हैं, तो जब इन दोनों ब्लेड के बीच में से हम कोलाइडल पदार्थ को डालते हैं, कोलाइडल पदार्थ को, जो कण कोलाइडल कण से बड़ा होता है, ऐसे पदार्थों को जब हम इन दोनों ब्लेडों के बीच में से डालते हैं, जैसे हम दो आटा पीसने की चक्की होती है, उसमें भी दो पहिए होते हैं, और बीच में एक छेद होता है जहां हम गेहूं को डालते हैं। गेहूं नीचे सरकता है तो पिसता जाता है। ऐसे ही आप ये मान लो कि दो पहिए हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूम रहे हैं, और इन दोनों पहियों के बीच में जब हम कोलाइडल पदार्थ को, जिस पदार्थ को अपने को कोलाइडल में चेंज करना है, जो बड़े आकार का कण है, उसको डालते हैं, और जैसे जैसे वो इन दो पट्टों के बीच में, दो पहियों के बीच में जाएगा, पिसेगा, कटेगा, ब्रेक होगा, तो उसका आकार छोटा होगा, और आकार छोटा होकर वो आकार कोलाइडल रेंज में आ जाएगा। कोलाइडल रेंज आप जानते ही हो, 1 नैनोमीटर से और 1000 नैनोमीटर, इस रेंज को बोलते हैं हम कोलाइडल रेंज। तो इस रेंज में जब हमारे कोलाइडी कण आ जाएंगे, जब हमारे बड़े पदार्थ ब्रेक होकर के, कट के, टूट कर इस रेंज में आ जाएंगे, तो फिर उस रेंज में जो हमारा विलयन तैयार होगा, उसको बोलते हैं बेटा हम लोग मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड। तो मैकेनिकल डिस्पर्सन यानी यांत्रिक विधि, यंत्र काम में लो। यंत्र क्या है, यंत्र एक कोलाइडल मिल है, उस यंत्र को नाम दे रहा हूं मैं कोलाइडल मिल। और इस कोलाइडल मिल का जो रोल है, इसका जो काम है, ठीक वैसा ही है जैसे आटा पीसने की चक्की होती है। इसमें दो पहिए होते हैं, दो ब्लेड मान लो आप, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में घूमते हैं, और जब उस ब्लेड के बीच में हम उस पदार्थ को डालते हैं जिसका अपने को कोलाइडल विलयन तैयार करना है, यानी जिसके कणों के आकार को अपने को छोटा करना है, उसको इसमें डालते रहते हैं। जैसे जैसे ये पहिए घूमेंगे, वो पदार्थ टूटेगा, ब्रेक होगा, और उसके कणों का आकार छोटा होगा, और जब वो पदार्थ कोलाइडल आकार में आ जाए, यानी 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ जाए, तब जो विलयन तैयार होगा वो अपना कोलाइडल विलयन होगा। ये पहली विधि है। दूसरी विधि क्या है बेटा, दूसरी विधि का जो इंपॉर्टेंट मेथड है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल, दिस इज इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन। ये इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन है, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन। इसको हम वैद्युतीय परिक्षेपण कहते हैं, वैद्युतीय परिक्षेपण। वैद्युतीय परिक्षेपण, इसमें क्या काम करते हैं बेटा, ये इसमें दो तीन बातें समझने की है। सबसे पहली बात तो कि किन के लिए काम आती है, तो सबसे पहली बात तो ये बेटा मेटल्स के लिए काम में आती है। धातुओं के कोलाइडी विलयन तैयार करने की विधि का नाम बताओ। तो धातुओं के कोलाइडी विलयन तैयार करने की विधि का नाम है वैद्युतीय परिक्षेपण, और इस विधि को बताने वाले वैज्ञानिक के नाम के आधार पर इसी को बोलते हैं बेटा हम ब्रैडिग्स, ब्रैडिग्स आर्क मेथड। इसमें ब्रैडिग्स तो वैज्ञानिक का नाम है, लेकिन आर्क का मतलब होता है चिंगारी, विद्युतीय चमक। तो हम विद्युतीय चमक को काम में लेंगे, चिंगारी उत्पन्न करेंगे, हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और धातुओं के कोलाइडल विलयन तैयार करेंगे। धातुओं के कणों के आकार छोटे होते, धातु के कण आपको आंखों से ही दिख जाते,
जबकि कोलाइडी कण तो आंखों से दिखते ही नहीं है। तो धातुओं के जो बड़े कण होते हैं उसको हम इस विधि से तोड़कर, विद्युतीय विधि से तोड़कर हम उसको कोलाइडल आकार में लेकर आते हैं, तब हम इसको बोलते हैं वैद्युतीय परिक्षेपण विधि या ब्रेडिक्स आर्क मेथड। इस मेथड का डायग्राम देखो, इस मेथड के डायग्राम से आपको बात समझ में आ जाएगी। इसमें क्या करते हैं हम, जिस धातु का कोलाइडल विलयन तैयार करना है, जिस धातु का कोलाइडल विलयन तैयार करना है, उसी धातु के हम 2 इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, उसी धातु के। फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिया, एक तो ये लिया धातु का इलेक्ट्रोड, एक ये लिया धातु का इलेक्ट्रोड, ये माइनस ले लिया, ये प्लस ले लिया। इन दोनों धातुओं के इलेक्ट्रोड को हम एक बीकर में रख देंगे। बीकर में हम उस विलयन को भरेंगे जिसका आपको कोलाइडल विलयन, जिसका आपको परिक्षेपण माध्यम लेना है। तो परिक्षेपण माध्यम को हम इस बीकर में भर देंगे। ये परिक्षेपण माध्यम है। परिक्षेपण माध्यम यानी डिस्पर्जन मीडियम, डिस्पर्जन मीडियम। ये उसी धातु के इलेक्ट्रॉन है जिसका आपको कोलाइडल विलयन तैयार करना है, लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर। धातु का नाम दे के पूछ सकता है कि भैया इसका कोलाइडल विलयन कौन सी विधि से तैयार करते हैं, तो नाम ध्यान रखना, ये वैद्युतीय परिक्षेपण का प्रकार है। और विधि का नाम क्या लिखोगे, विधि का नाम लिखोगे आप ब्रेडिक्स आर्क मेथड। अब क्या करते हैं, ये जो हमारा बर्तन है जिसमें हमने परिक्षेपण माध्यम को ले रखा है, उस बर्तन को भी बाहर एक अन्य बर्तन में रखते हैं। ये एक दूसरा बर्तन है और इस अन्य बर्तन में हिमकारी मिश्रण है, जमा देने वाला, ठंड से जमा देने वाला एक मिश्रण है। आप ये मान लो कि यहाँ बर्फ के टुकड़े रखे हुए हैं, तो यहाँ हमने आइस रख दिया, बर्फ को रख दिया। ये आइस पीसेस हैं, बर्फ के टुकड़े, जो इस पूरे वातावरण को, इस पूरी व्यवस्था को चिल्ड करके रख रहे हैं, ठंडा करके रखते हैं इस पूरा इंस्ट्रूमेंट को। जो अब क्या करते हैं, हम इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को उच्च विभव वाली बैटरी से जोड़ते हैं और इन दोनों धातु छड़ों के बीच में विद्युतीय आर्क, चिंगारी उत्पन्न करते हैं। ये विद्युतीय आर्क है। ये है अपना इलेक्ट्रिकल आर्क यानी चिंगारी। दिस इज इलेक्ट्रिकल आर्क यानी चिंगारी। और जब हम इन दो धातु छोरों के बीच विद्युतीय चिंगारी उत्पन्न करेंगे, इलेक्ट्रिकल आर्क प्रोड्यूस करेंगे, तो इस विद्युतीय आर्क की वजह से, इस चिंगारी या चमक की वजह से अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। और वो ऊष्मा क्या करेगी, उस ऊष्मा के प्रभाव से ये जो हमारी दोनों धातु की छड़ें हैं, इनसे धातु की वाष्प बनेगी। धातु की क्या बनेगी, वाष्प। कुछ उसी तरह जैसे आपने कई बार देखा होगा, बारिश के दिनों में दो तार भिड़ जाते हैं, दो तार जब आपस में टच हो जाते हैं तो धुआं सा उठता है, चिंगारी से उत्पन्न होती है। बारिश के मौसम में अगर दो तार जुड़ जाएं, बिजली के दो तार आपस में टच हो जाएं, तो चिंगारी सी उत्पन्न होगी और धुआं सा उत्पन्न होगा। वो धुआं क्या होता है, वो धुआं उस तार की धातु की वाष्प है, उस तार की धातु की वाष्प है। वो जो तार है उसकी जो धातु है वो वाष्प बन करके उड़ती है, जिसका धुआं अपने को दिखाई देता है। तो ये जो विद्युतीय आर्क हमने उत्पन्न किया, इससे जो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, उस ऊष्मा के प्रभाव से धातु की छड़ों की वाष्प बनेगी। वाष्प यानी गैस।
आप जानते हो गैसों का गुण तो फैलने का होता है, यानी वाष्प उड़ेगी, पर यहाँ पर वो वाष्प नहीं उड़ेगी, वो वाष्प यहीं पे इकट्ठी होती रहेगी। ये पूरा मार्कर घूम रहा है मेरा, कर्सर घूम रहा है, यहीं पे वो सारी की सारी धातु की वाष्प इकट्ठी होती रहेगी। वो उड़कर क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि पूरा वातावरण चिल्ड है, ठंडा है। क्योंकि पूरा वातावरण चिल्ड है और ठंडा है, तो यहाँ जो वाष्प इकट्ठी हो रही है ना, वो धीरे धीरे संघनित हो जाएगी, कंडेंस होगी। और धातु की जब ये वाष्प धीरे धीरे संघनित होगी, द्रव की बूंदें बनने लगेगी, तो द्रव की बूंदें धीरे धीरे टपक टपक कर इस परिक्षेपण माध्यम में मिलती जाएगी। अब ये मान लो नीचे हमने एक बाल्टी में पानी भर रखा है, ऊपर एक जलती हुई मोमबत्ती है, और मोमबत्ती टपक टपक के उस पानी में गिर रही है, ऐसा मान लो। तो नीचे तो परिक्षेपण माध्यम है, ऊपर धातु की वाष्प है, वाष्प ठंडी होकर संघनित हो रही है, संघनित होने से द्रव बन रही है, और वह द्रव धीरे धीरे टपक टपक के इस परिक्षेपण माध्यम में मिल रहा है। मिलने की जो घटना है, इस परिक्षेपण माध्यम में मिलने की जो घटना है, इसकी वजह से दोनों चीजें एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगी, धातु के कण भी और परिक्षेपण माध्यम के कण भी। जब ये दोनों चीजें मिक्स हो जाएंगी तो एक कोलाइडी विलयन तैयार होगा, क्योंकि धातु की वाष्प के संघनन से जो द्रव की बूंद बनेगी वो ऑटोमेटिकली कोलाइडल परास में ही होगी, 1 नैनोमीटर से और 1000 नैनोमीटर की रेंज में वो ऑटोमेटिकली होगी। तो करना क्या है बेटा, जिस धातु का विलयन तैयार करना है उस धातु के इलेक्ट्रोड लो, उनको आप उस विलयन में डुबो दो जिसका परिक्षेपण माध्यम लेना है आपको, यानी परिक्षेपण माध्यम के विलयन में डुबो दो। फिर परिक्षेपण माध्यम का जो बर्तन है उसको भी आप, परिक्षेपण माध्यम का जो बर्तन है उसको भी आप एक अन्य बर्तन में डुबो के रखो, उसको भी आप एक अन्य बर्तन में डुबो के रख दो। ये मान लो यहाँ एक स्टैंड है, उस स्टैंड की मदद से आपने इसको एक अन्य बर्तन में डुबो के रख दिए। उस अन्य बर्तन में हिमकारी मिश्रण है, आइस है, वो आइस उस पूरे वातावरण को ठंडा करके रखेंगी, चिल्ड करके रखेंगी। अब हम एक उच्च विभव वाली बैटरी की मदद से इन दोनों धातु छड़ों के बीच विद्युतीय आर्क उत्पन्न करेंगे, इलेक्ट्रिकल आर्क, जिससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। इन दोनों धातु इलेक्ट्रॉनों से धातु की वाष्प बनेगी, एक बादल जैसा बन जाएगा, धुआं जैसा बन जाएगा। लेकिन वो धुआं उड़ के बाहर नहीं जाएगा, वो यहीं पे इकट्ठा रहेगा, क्योंकि पूरा वातावरण ठंडा है हिमकारी मिश्रण की वजह से। इसकी वजह से वाष्प सम्मिलित होगी, धातु की वाष्प धातु की द्रव बूंदों में चेंज होगी, और जब वो धातु की द्रव बूंदों में चेंज होंगी तो बूंद धीरे धीरे टपक टपक के गिरेंगी, परिक्षेपण माध्यम में मिलती जाएंगी, तो आपका एक कोलाइडी विलयन तैयार होगा। धातु की वाष्प से जो द्रव की बूंदें बनेंगी वो ऑटोमेटिकली कोलाइडल रेंज में ही होंगी। तो इस तरह से हम एक धातुओं के कोलाइडी विलयन को तैयार करते हैं। इस विधि का नाम है ब्रैडिक्स आर्क मेथड। इस मेथड पे क्वेश्चन ये आता है कि मैंने बताया था कि जितने भी कोलाइडी विलयन को बनाने की विधियां हैं वो 2 प्रकार की होती है। एक को हम डिस्पर्जन बोलते हैं, डिस्पर्जन मेथड, परिक्षेपण विधियां। एक को हम बोलते हैं संघनन की विधियां। और दोनों में फर्क पता है कि परिक्षेपण में तो बड़े कणों को तोड़कर कोलाइडी परास में लाते हैं, और संघनन में छोटे कणों को जोड़कर कोलाइडी परास में लाते हैं। लेकिन ब्रैडिक्स आर्क मेथड में एक खासियत ये है कि यहाँ परिक्षेपण और संघनन दोनों काम एक साथ होते हैं। दोनों काम एक साथ कैसे हुए? धातु में जो कण है इलेक्ट्रोड्स में, वो कण तो अपने को आंखों से दिखते हैं, धातु का इलेक्ट्रोड आंखों से दिखेगा। धातु के इलेक्ट्रोड जो है, इसमें जो धातु परमाणु उपस्थित हैं वो बड़े कण थे, लेकिन विद्युतीय आर्क उत्पन्न करके आपने क्या किया, उन्हीं धातु के परमाणुओं की वाष्प बनाई, उन धात्विक कणों की वाष्प बनाई। वाष्प में अपने को कण दिखाई नहीं देते, इसका मतलब आपने बड़े कणों को छोटे कणों में चेंज किया। तो बड़े कणों को छोटे कणों में चेंज किया, ये जो वाष्प बनी है, जिसको मैं कह रहा हूँ कि वाष्प ठंडी होने पर ऑटोमेटिकली कोलाइडी रेंज में होगी, इसका मतलब क्या है कि पहले तो अपने धातु के बड़े कणों को वाष्प अवस्था में चेंज किया, यानी हमने बड़े कणों को छोटी अवस्था में चेंज किया, कोलाइडी अवस्था में चेंज किया, ये घटना तो हो गई परिक्षेपण। और जब ये छोटे कण संघनित होकर के परिक्षेपण माध्यम में मिलकर के कोलाइडी विलयन को तैयार करते हैं, तो ये हो गया संघनन। अगर ये कण बहुत छोटे होंगे तो आपस में मिलकर कोलाइडी परास में आ जाएंगे, छोटे कणों का मिलकर कोलाइडी परास में आना उसको संघनन बोलते हैं, और वो टपक टपक के परिक्षेपण माध्यम में मिलते जाएंगे,
जिससे आपको कोलाइडी विलयन तैयार हो गया। यानी इस पूरी घटना में परिक्षेपण भी हुआ, संघनन भी हुआ, डिस्पर्जन भी हुआ और बेटा कंडेंसेशन भी हुआ। तो एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कि वो कौन सी विधि है जिसमें डिस्पर्जन और कंडेंसेशन दोनों काम एक साथ होते हैं। उस विधि को हम बोलते हैं ब्रैडिक्स आर्क मेथड। सेकेंड टाइप की विधियां होती है हमारी संघनन की विधियां। संघनन की विधियों में हम सबसे पहले पढ़ते हैं रासायनिक विधियां। रासायनिक विधियों में बेटा हम 4 तरह की अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन मेथड, दूसरा हम पढ़ते हैं रिडक्शन मेथड, तीसरा हम पढ़ते हैं जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस, और चौथा हम पढ़ते हैं द्विक अपघटन यानी डबल डीकम्पोजिशन। द्विक अपघटन। इन चारों विधियों पर आधारित अभिक्रियाएं हैं। इसमें हमें 2 पदार्थों को मिक्स करना है। सपोज करो हमने किसी ए पदार्थ को, एक विलयन को बी विलयन के साथ मिक्स किया तो सी नाम का पदार्थ बना, डी नाम का विलयन बन गया। ये जो सी नाम का पदार्थ होगा ये एक्चुअली अवक्षेपण होगा, ये कोई अवक्षेप होगा, प्रेसिपिटेट होगा, ये कोई अवक्षेप होगा। अपने को क्या करना है, सबसे पहले तो इस अवक्षेप को गर्म करना है। अवक्षेप को गर्म करोगे तो क्या होगा, गर्म करने से विलेयता बढ़ जाती है। जब आप इस अवक्षेप को गर्म करोगे तो अवक्षेप के कणों का आकार छोटा हो जाएगा। और गर्म कर लो। अच्छा, एक बार छोटा हो गया, उसके बाद उसको ठंडा कर लो, इसको कूल कर लो। कूल करने से वापस अवक्षेप बनेगा, लेकिन अब की बार जो अवक्षेप का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो पहले वाले अवक्षेप के पृष्ठीय क्षेत्रफल से ज्यादा होगा। कारण ये जो हमने गर्म किया था ना, उस गर्म करने के दौरान हमारे जो पहले वाले अवक्षेप के कण थे, जो बड़े थे, जो आंखों से ही दिखते थे, उस अवक्षेप के कण धीरे धीरे छोटे होंगे। गर्म करने से वो टूटेंगे, कण छोटे हो जाएंगे। लेकिन ठंडा करने पर क्या होगा, ठंडा करने पर ये कण वापस अवक्षेप के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। पर इस अवक्षेप में कणों का आकार पहले वाले अवक्षेप के कणों के आकार से छोटा होगा, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा होगा। पर ये काम अभी रुकेगा नहीं, इसको अपने को वापस गर्म करना है। कण और छोटे हो जाएंगे। अब की बार मैं लिख रहा हूं वेरी स्मॉल। कण छोटे हो जाएंगे, सारा घुल जाएगा अवक्षेप। गर्म करने पर अवक्षेप की विलेयता बढ़ जाएगी, घुल जाएगा वो। लेकिन उसके बाद इसको फिर से ठंडा करना है, जिससे वापस अवक्षेप बनेगा। लेकिन ये जो अवक्षेप बनेगा, इस अवक्षेप के कणों का आकार और भी छोटा होगा, क्योंकि हम दोबारा गर्म कर चुके हैं। आकार और छोटा होगा तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और ज्यादा होगा। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कहाँ काम आएगी, ये बताऊंगा मैं आपके। आप इस विधि को समझ लो पहले, रासायनिक विधि में करते क्या है, दोबारा समझ लो। रासायनिक विधि में 4 तरह की विधियां काम में लेते हैं। ऑक्सीकरण की विधि, अपचयन की विधि, जल अपघटन और द्विक अपघटन, डबल डीकम्पोजिशन। चारों का मेन मोटिव क्या है, करना क्या है इनमें। इनमें अपने को 2 विलयनों को मिक्स करना है। सपोज करो एक ए विलयन है, एक बी विलयन है। 2 विलयनों को मिक्स करके इनकी क्रिया कराओ। क्रिया कराने पर एक अवक्षेप बनेगा। मान लेता हूँ सी पदार्थ का अवक्षेप बना और विलयन हो गया डी का। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, साहब आपने KI के विलयन को AgNO3 के साथ मिलाया। AgI का तो अवक्षेप बन गया और KNO3 का विलयन हो गया। तो यह C मेरे लिए AgI है और D मेरे लिए KNO3 है। अपने को इस अवक्षेप के कणों की बात करनी है। जो सबसे पहले अवक्षेप बनता है
उसके कण अपने को आंखों से दिख रहे हैं, अवक्षेप के कण अपने को आंखों से दिख जाते हैं। इसका मतलब वो निलंबित अवस्था में है, अभी वो कोलाइडी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको इस अवक्षेप को बार बार गर्म करना है, फिर बार बार ठंडा करना है। जब आप अवक्षेप को गर्म करते हो तो अवक्षेप के कण टूटेंगे और अवक्षेप धीरे धीरे घुलना शुरू हो जाएगा। गर्म करने पर ठोसों की द्रवों में विलेयता बढ़ जाती है। तो ये जो ठोस अवक्षेप था, गर्म करने पर घुलने लगेगा। घुलने के दौरान उस अवक्षेप के कणों का आकार छोटा भी होगा। कणों के आकार छोटे हो जाएंगे। जब वो पूरी तरह घुल जाएगा तो उस घुले हुए विलयन को आप वापस से ठंडा करो। वापस से ठंडा करोगे तो अवक्षेप दोबारा बनेगा। बस आपको ये समझना है कि अब की बार जो अवक्षेप बनेगा उसके कण पहले वाले अवक्षेप के कण से छोटे होंगे और पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले वाले अवक्षेप के पृष्ठीय क्षेत्रफल की तुलना में ज्यादा होगा। तो जो दोबारा बार अपने अवक्षेप बनाया है उसको दोबारा गर्म करो, कणों को और छोटा करो, फिर विलयन को दोबारा ठंडा करो, अवक्षेप दोबारा बनाओ। ये काम आपको कब तक करना है? जब तक ये कण कोलाइडी कण छोटे होते 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 कोलाइडल परास में ना आ जाए। जब तक ये कण छोटे होते होते कोलाइडल परास में ना आ जाए। जब ये कण कोलाइडल परास में आ जाएंगे तो कोलाइडल परास में आने के बाद मान लो मैंने अवक्षेप को वापस गर्म किया और अब की बार मुझे मिल गया कोलाइडल पार्टिकल। अब की बार मान लो मुझे मिल गया कोलाइडल पार्टिकल, यानी आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ गया। तो अब फिर मुझे घुल चुका होगा गर्म करने के बाद। जब ये घुल चुका होगा तो अब की बार मुझे कूलिंग नहीं करनी है, क्योंकि कूलिंग से वापस अवक्षेप बनेगा। तो अब की बार मुझे कूलिंग नहीं करनी है, मेरे कण ऑलरेडी कोलाइडी आकार में आ चुके और वो घुले हुए हैं। तो कोलाइडल कण जब घुली हुई अवस्था में होते हैं तो इस अवस्था में जो मेरा विलयन होगा उसी को मैं कहूंगा कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन। तो अवक्षेप प्राप्त करने के लिए ये 4 तरह की अभिक्रिया अपन पढ़ते हैं: ऑक्सीकरण, अपचयन, जल अपघटन और द्विक अपघटन, डबल डिकम्पोजिशन। इन चारों के एग्जाम्पल्स है अपने एनसीईआरटी में। तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी में भी है, आरबीएससी में भी है। कुछ रिएक्शंस है, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन तैयार होता है वो जल अपघटन से ही तैयार होता है। तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो जल अपघटन से ही तैयार होगा। इसी तरह चारों रिएक्शंस पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं और वो एग्जाम्पल्स आपको अपने बुक से नोट करने हैं, जिससे आपको ये रासायनिक जो विधि है कोलाइडी विलयन तैयार करने की वो कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद संघनन की विधियों में ही हम एक विधि और पढ़ते हैं। संघनन की हम एक विधि और पढ़ते हैं। उसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो ट्रू सॉल्यूशन है, हमारा जो ट्रू सॉल्यूशन है, और आप जानते हो ट्रू सॉल्यूशन में कणों का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। हम क्या करते हैं, हम अपने इस ट्रू सॉल्यूशन को सुपर चिल्ड करते हैं। सुपर चिल्ड, अत्यधिक ठंडा करते हैं। लेकिन सुपर चिल्ड का मतलब ये मत मान लेना कि हमने ठोस प्राप्त कर लिया, नहीं। मैंने आपको क्या बताया था कि जब ठंडा करते हो तो अवक्षेपण होता है। अवक्षेपण का मतलब कण आपस में जुड़ते हैं, संघनन करते हैं। आपको वही करना है। 1 नैनोमीटर से छोटे कण थे, लेकिन जैसे ही आप सुपर कूलिंग करोगे, ठंडा करोगे, क्या होगा? छोटे छोटे कणों का जुड़ना। और छोटे छोटे कणों के जुड़ने को क्या बोल रहे हैं हम? कंडेंसेशन। छोटे कणों का जुड़ना, जिसको हम संगुणित होना भी कहते हैं, एसोसिएशन। जिसको हम बंच फॉर्मेशन भी कहते हैं। बंच बनेगा साहब, गुच्छा बनेगा। और वो गुच्छा, वो बड़ा कण कौन सी रेंज में लाना है आपको? वो बड़ा कण जो आपको लाना है बेटा, वो आपको लाना है कोलाइडल रेंज में। ज्यादा बड़ा नहीं बनाना। ज्यादा बड़ा बना लोगे तब तो निलंबन बन जाएगा, निलंबन आंखों से दिख जाएगा। तो ज्यादा बड़ा भी नहीं बनाना, आपको इतना ही ठंडा करना है। ये 1 नैनोमीटर के जो कण थे ये धीरे 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 कौन सी रेंज में आ जाए?
ये धीरे 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 कोलाइडल रेंज में आ जाए, यानी 1 नैनोमीटर से और 1000 नैनोमीटर की रेंज में आ जाए। तो जब हम ट्रू सॉल्यूशन को सुपर कूल्ड करके, सुपर चिल्ड करके इन छोटे छोटे कणों का कंडेंसेशन करवाते हैं, इनका संघनन करवाते हैं और कोलाइडी कणों को बड़े आकार का बना देते हैं, कोलाइडल आकार का बना देते हैं, तब जो विलयन तैयार होगा, इसी तरह की जो विधियां होती है, इससे भी हम कोलाइडी विलयन को तैयार कर सकते हैं। इस विधि का कोई नाम नहीं है, बस सीधा लिखना होता है कि वास्तविक विलयनों को सुपर कूल्ड करके, अत्यधिक ठंडा करके और उसके कणों का संघनन करवाकर, उनको संगुणन करवाकर, उनसे हम कोलाइडी कणों का निर्माण करते हैं और कोलाइडी विलयन को तैयार कर सकते हैं। तीसरी विधि और है इसमें क्या करते हैं बेटा कि मान लो हम को जिस पदार्थ का कोलाइडी विलयन तैयार करना है, सपोज करो वो ए है, ये वो पदार्थ है जिसको अपन बोल रहे हैं डिस्पर्स्ड फेज। ये डिस्पर्स्ड फेज है, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था। ये किसी एक सॉल्वेंट में, ये किसी एक सॉल्वेंट में तो सॉल्युबल है। तो ये किसी सॉल्वेंट फर्स्ट में तो सॉल्युबल है, बोल दिया हमने, लेकिन ये किसी दूसरे सॉल्वेंट में, ये किसी दूसरे सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल है। तो जब कोई परीक्षित अवस्था यानी कोई विलेय, ये विलेय की तरह व्यवहार दर्शाता है, जब कोई परीक्षित प्रावस्था किसी एक विलायक में तो सॉल्युबल हो पर दूसरे विलायक में सॉल्युबल ना हो, इनसॉल्युबल हो, अविलेय हो, एक विलायक में तो विलेय हो, दूसरे विलायक में अविलेय हो, तो एक विलयन तो घुला हुआ प्राप्त होगा, एक में बिना घुला हुआ विलयन होगा। जब हम ऐसे दोनों विलयनों को मिक्स कर देते हैं तो उनकी मिक्सिंग के बाद अपने को मिलता है कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या मिलता है अपने को? कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें क्या हुआ है, इसमें ये सॉल्युबल होगा पर एक इनसॉल्युबल होगा। तो सॉल्युबल वाले विलयन में क्या होगा, कोलाइडी सॉल्युबल वाले विलयन में ए के कणों के आकार छोटे होंगे, इसीलिए घुल गया होगा, और इनसॉल्युबल वाले में, अविलेय वाले में ए के कणों के आकार बड़े रहे होंगे, इसलिए नहीं घुला होगा। लेकिन जब ऐसे दोनों विलयनों को मिक्स करते हैं तो जो छोटे कण हैं उनको जब बड़े विलयनों के साथ मिक्स करते हैं तो उधर छोटे कण थे, उधर बड़े कण थे, तो बड़े कण छोटे कणों के संपर्क में आकर, बड़े कण जो होंगे वो छोटे कणों के संपर्क में आएंगे, छोटे कण बड़े कणों के संपर्क में आएंगे। कुछ इस तरह की मिक्सिंग होगी कि वो दोनों कण, छोटे वाले थोड़े बड़े हो जाएंगे, बड़े वाले थोड़े छोटे हो जाएंगे। अगर छोटे वाले बड़े हो जाए, सॉल्यूशन, सॉल्युबल का मतलब कण 1 नैनोमीटर से छोटा है, कण 1 नैनोमीटर से छोटा है। जब वो विलय अवस्था में था तब तो कण 1 नैनोमीटर से छोटा है, और जब वो जब वो जब वो इनसॉल्युबल अवस्था में था तो कणों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर से बड़ा है। तो अपने को क्या करना है, एक बार दोबारा देख लो बेटा। इस विधि में, ये तीसरी तरह की विधि है, इस विधि में क्या करते हैं कि सपोज करो हमारा कोई ए डिस्पर्स्ड फेज है, डिस्पर्स्ड फेज है यानी परिक्षिप्त प्रावस्था है। वो ए किसी एक सॉल्वेंट में तो विलेय है, यानी अगर हम किसको किसी एक विलायक में डालते हैं, सॉल्वेंट फर्स्ट में डाल रहा हूं और फिर मैं इसको सॉल्वेंट सेकंड में डाल रहा हूं, सॉल्वेंट फर्स्ट में डाला
तब तो वो घुल गया। घुल गया इसका मतलब कण 1 नैनोमीटर से छोटा है। सॉल्वेंट सेकंड में डाला हूं, तब तो वो नहीं घुला। एक में घुल गया, एक में नहीं घुला। और जिसमें वो नहीं घुला उसमें कण 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा है, जो आंखों से ही नहीं दिख, आंखों से ही दिख जाएगा अपने को कि वो घुला हुआ नहीं है। यानी एक ट्रू सॉल्यूशन है, एक सस्पेंशन है, एक वास्तविक विलयन है, एक निलंबन है। हम क्या करेंगे, हम ऐसे दोनों विलयनों को, इसको और इसको मिक्स कर देंगे। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे बेटा, तो मिक्सिंग के बाद जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, जिसका आकार 1 नैनोमीटर से और 1000 नैनोमीटर की रेंज में होगा। ऐसा क्यों हुआ होगा कि छोटे कण आएंगे बड़े के संपर्क में। एक ही पदार्थ के कण हैं, एक ही पदार्थ के कण पहले छोटे थे और उसी पदार्थ के कण बाद में बड़े थे। छोटे यानी ट्रू सॉल्यूशन के रूप में थे, बड़े यानी सस्पेंशन के रूप में थे। और आप जानते हो ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन की बीच की अवस्था होती है कोलाइडल। चूंकि एक ही पदार्थ के कण हैं तो इनमें एक जैसा ही आकर्षण बल होगा, और उन एक जैसे आकर्षण बलों की वजह से जब ये छोटे और बड़े एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे तो छोटे कुछ बड़े होंगे, बड़े कुछ छोटे होंगे। तो सोचो जब छोटे कुछ बड़े होंगे और बड़े कुछ छोटे होंगे तो बीच के आकार वाले कण बनेंगे। और बीच के आकार वाले कण कौन होते हैं, कोलाइडल कण। उस तरह से हम किसी कोलाइडी विलयन को भी तैयार कर सकते हैं। तो ये था बेटा अपना कोलाइडी विलयनों को तैयार करने की विधियां। कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज के थ्रू, आपकी जो भी क्वेरी हो मुझे पूछ लेना।